हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल के ऊपर आपके लिए लेकर आती हूँ भूगोल। तो भारत का भूगोल इस चैनल पे ऑलरेडी चल रहा है आपके साथ, और अभी आज मैं लेके आई हूँ विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल के अंदर आरएस और प्रीलिम्स का दोनों का है। अभी आरएस का पहले मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि वैकेंसी आ रखी है, तो स्टूडेंट्स को कंटेंट की जरूरत पड़ेगी है, इसलिए मैं पहले भारत का भूगोल लेके आई, आरएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ज्वाइन करके, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और अब हम आज से मैं करने जा रही हूँ विश्व का भूगोल शुरू, जो आरएस और प्रीलिम्स दोनों का सिलेबस ज्वाइन कर दिया गया है, और दोनों का सिलेबस एक साथ ही मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे दे रही हूँ, ताकि आपको भी पढ़ने के लिए आसानी हो और मुझे भी आपको पढ़ाने में आसानी हो, ताकि अलग अलग एनर्जी और पैसा ना लगे आपका कि दो जगह अलग, प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ो, मेंस के लिए अलग से पढ़ो। वो दो जगह आपका एनर्जी, पैसा और टाइम नहीं लगेगा, एक ही जगह पे लगेगा। इसलिए मैं आपके लिए एक ही जगह ये लेके आ गई हूँ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं विश्व के भूगोल का पहला टॉपिक। विश्व के भूगोल का पहले टॉपिक का नाम है विश्व की भूगर्भिक इतिहास और समय सारणी। भूगर्भिक इतिहास से आप क्या समझते हो? जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप टॉपिक का जो नाम होता है ना, उस नाम से समझने की कोशिश किया करो कि इसका जो शब्द है, वर्डिंग है, वो क्या है और इसके अंदर क्या हो सकता है इस टॉपिक के अंदर। तो नाम से समझने की कोशिश करो। विश्व की भूगर्भिक इतिहास का मतलब ये है कि जो ये अपनी जो पृथ्वी बनी हुई है ना, इसके जो गर्भ बना है वो कैसे बना है, कितने टाइम में बना है, इसका ड्यूरेशन क्या था है, और इसके कौन कौन से काल थे, युग थे, वो चीज इसके अंदर दे हुए है। और सारणी के अंदर दे रखी है समय सारणी है कि कौन से समय के अंदर कितना बनी थी। तो भूगर्भिक इतिहास को हम तीन हिसाब से बांटते हैं। महाकल्प है, युग और कल्प, तीन हिसाब से बांटा गया है इसको। जैसा कि मैं भी आपको आगे पहले आपको बताती हूँ कंटेंट, उसके बाद में थ्योरी करके समझाऊंगी। पहले मैं आपको कंटेंट बताती हूँ कि कंटेंट में क्या है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। देखिए इधर, हाँ, महाकल्प, युग और शक शक तीन भागों में बांट के जो भूमि है उसकी डिवाइडेशन किया गया, मतलब तीन हिसाब से इसका इतिहास है। चलो ठीक है, मैं आपको शुरू से पढ़ाती हूँ। उल्का पिंड और चंद्रमा की चट्टानों के नमूने के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। मतलब जो उल्का पिंड है और चंद्रमा के चट्टानों की जो चट्टानों को लेके उनके ऊपर जब साइंटिस्टों ने रिसर्च, तो उससे, और उल्का जो पिंड है, उनके जो उल्का पिंड बाहर निकल के आया और उनका जो रिसर्च किया, उससे ये पता लगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। पृथ्वी का सबसे प्राचीन चट्टानी नमूनों के रेडियोधर्मी परीक्षण से उसके 3.9 बिलियन वर्ष पुराना होने का पता चलता है। मतलब पृथ्वी का सबसे पुरानी चट्टाने नमूने के रेडियोधर्मी परीक्षण से, रेडियोधर्मी जो परीक्षण किया, उससे ये पता लगा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 3.9 बिलियन वर्ष पुरानी होने का पता चला है। रेडियो सक्रिय पदार्थों के अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आयु की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सके। मतलब रेडियो एक्टिव जो परीक्षण है, इससे पृथ्वी की सबसे स्पष्ट, मतलब कि एग्जैक्ट हम बता सकते हैं कि हाँ, इतनी ही साल हमारी पृथ्वी जो है वो पुरानी है। पियर क्यूरी एवं रदरफोर्ड ने इसके आधार पर पृथ्वी की आयु 2 से 3 अरब वर्ष अनुमानित की है। पियर क्यूरी और रदरफोर्ड ये भूगोलवेत्ता थे। इनके अनुमान पृथ्वी की जो आयु है 2 से 3 अरब वर्ष पुरानी है। पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने किया। किसने किया? कास्ते द बफन, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे सबसे पहले। वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को अधोलिखित कालखंडों में विभक्त किया जाता है। मतलब पृथ्वी का जो पृथ्वी के कालखंडों को मतलब कि कितने जो कालखंड है उसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, कि तीन भागों में डिवाइड करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, पृथ्वी का इस समय काल के अंदर ये घटनाएं पृथ्वी में घटी गई थी, और सेकंड जो फेज आया उसके अंदर ये घटनाएं घटी गई थी, और थर्ड फेज आया तब ये घटनाएं घटी, और इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ। और फिर जो मानव का जन्म हुआ, वो पृथ्वी का इस समय में मानव जीवन उत्पन्न हुआ पृथ्वी के अंदर। हाँ, तो ये तीन समय सारणी है। तीन समय सारणी मतलब का नाम है महाकल्प, हाँ, और युग और शक या कल्प। शक या कल्प महाकल्प ऐसे याद करना, कल्प युग या शक, जिसमें सबसे ज्यादा लंबी जो ड्यूरेशन है वो है महाकल्प की। सेकंड नंबर की जो ड्यूरेशन है वो है युग की, और थर्ड नंबर की जो ड्यूरेशन है कल्प या शक है। मतलब सबसे कम ड्यूरेशन जो है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर महाकल्प 100 साल को बोलते हैं तो युग हम 50 साल को बोलेंगे और शक 10 साल को बोलेंगे। तो जो सबसे कम नंबर वाली ड्यूरेशन है वो है शक, और जो सबसे ज्यादा समय वाली है उसको बोलते हैं महाकल्प।
है। और इसमें से भी डिवाइड किया हुआ है, जैसे महाकल्प को 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है, उसके बाद में युग को डिवाइड, युग को एज इट इज है, और फिर महाकल्प के अंदर कितने, जैसे महाकल्प में कितने युग हैं ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि महाकल्प के अंदर कितने युग हैं और फिर युग के अंदर कितने शक हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि देखो, अगर एक महाकल्प 100 साल का है तो उसे 2 भागों में डिवाइड करके 50-50 साल हो गए हैं। और फिर अगर एक युग 50 साल का है तो तो उसके अंदर शक 10, मतलब एक शक 10 साल का होता है, हैं? तो एक युग के अंदर कितने शक हो गए? 5 हो गए ना, तभी तो 50 साल होंगी। और एक महाकल्प 100 साल का होता है तो उसके अंदर मान लो हैं, और उसके अंदर युग 50 हो गए तो 2 युग हो गए ना, 50-50 साल के 2 युग होंगे तभी एक महाकल्प बनेगा। इस तरीके से इनको डिवाइड कर रखा है। ओके, नेक्स्ट है, यह सामान्य सबसे बड़ा कालखंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। महाकल्पों को पुनः युगों में विभक्त किया गया है, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय तथा चतुर्थ युग कहा जाता है। मतलब महायुगों को फिर क्या कहते हैं, महाकल्प को युगों में विभाजित किया गया है, जिसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कहा जाता है। उसके बाद में शक या कल्प, प्रत्येक युग के छोटे छोटे शक अथवा कल्प विभाजित किया गया है। प्रत्येक शक की कालावधि निर्धारित की गई है। मतलब प्रत्येक युग को छोटे छोटे कल्पों में, यही बात आई ना, मैंने आपको यहाँ बताया कि छोटे छोटे कल्पों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक शक की कालावधि निर्धारित की गई है, तथा जीवों और वनस्पतियों के उद्भव का विकास पर भी प्रकाश डाला गया है। जीवों एवं वनस्पतियों के उद्भव के विकास, मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि वनस्पतियों का और जीवों का विकास और उद्भव कैसे हुआ, शक के अंदर कैसे हुआ और युगों के अंदर कैसे हुआ। जैसे कि शक है, शक सबसे छोटा है, मतलब 10 साल का शक मानते हो आप, हैं, और युग 50 का मानते हो, और महाकल्प अगर 100 का मानते हो, तो इसमें हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो शक, इस 10वें शक में ये हुआ तो वो इसके अंदर कौन सी जगह पे आ रहा है, इस तरीके से बताया गया है कि वनस्पति और जीवों का उद्भव कब हुआ। हाँ, ये देखिए इधर महाकल्प, ये देखिए महाकल्प, युग, शक, प्रारंभ वर्ष, ये तो चलो ठीक है, ये एक सारणी बनी है इसलिए मैंने ये भी चलो ठीक है नोट्स दे दूं, नहीं तो आते यही है, शक, युग और महाकल्प यही आएगा एग्जाम में। ये प्रारंभ और समाप्ति और कुल अवधि ये नहीं आएगी, लेकिन आप समझने के लिए इसे पढ़ सकते हो कि ताकि आपको ये चीज जल्दी समझ में आ जाए कि हाँ ये ऐसे है। हाँ, बाकी आएंगे नहीं, और लेकिन समझने के लिए आसान होगा तो आप एग्जाम के अंदर आसानी से करके आ सकते हो। तो महाकल्प के अंदर क्या है, पहला जो महाकल्प था इसे बोलते हैं आग महाकल्प या प्रीपेलियोजोइक एल्गानिकल उषा महाकल्प। देखिए इसका नाम ऐसा ही है, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकती हैं। और आग महाकल्प, इसके अंदर, अब महाकल्प के अंदर कितने शक हैं? 2 शक हैं, हाँ, मतलब आर्कियन और कैम्ब्रियन से पूर्व। इसको 2 शकों को जाना जाता है, आर्कियन और कैम्ब्रियन से पूर्व। कैम्ब्रियन से पूर्व और आर्कियन खुद, और प्रेजेंट में जो आर्कियन चल रहा था वो, और आर्कियन के बाद है, और कैम्ब्रियन से पूर्व है। तो कैम्ब्रियन से पूर्व कौन सा था? आर्कियन था। तो ये जो 2 युग हैं उनको हम आग महाकल्प या पिलियोजोइक या अल्गोनिकल कहते हैं। देखो इनको अच्छे से समझो, क्योंकि ये जो शब्द हैं इन शब्दों को अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आगे पूरे टॉपिक में आएंगे। तब आपको समझना होगा कि ऐसे मतलब आगे पूरे टॉपिक में ऐसे चीजें आएंगी कि कैम्ब्रियन काल में ये हुआ, और क्या कहते हैं आर्कियन काल में ये हुआ, डिवोनियन काल में ये हुआ, ट्रियासिक काल में ये हुआ, इयोसिन काल में इसका विकास हुआ, मायोसिन काल में इसका विकास हुआ, होलोसिन काल में इसका कौन से मानव का या कौन सी जीवों का विकास हुआ या कौन सी वनस्पति का विकास हुआ। ऐसे आगे पूरे टॉपिक में आने वाला है। तो आप अगर इसको यहाँ पे अच्छे से समझ लोगे और याद कर लोगे ना, तो आगे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से महाकल्प में क्या हुआ था और कौन से युग के अंदर क्या हुआ था, और कौन से शक के अंदर क्या हुआ था। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसलिए इस टेबल को याद करना बहुत जरूरी है, वरना आगे टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ओके, हाँ, फिर सेकंड है पेलियोजोइक पूराजीवी महाकल्प। ये है प्रथम युग के अंदर है। इसको हम 2 भागों में बांट रखा। आग महाकल्प को हमने 2 युगों में बांटा है, 2 शक में बांटा है, जिसमें सौर युग नहीं है, युग तो खाली है। 2 शकों में बांटा है, आर्कियन और कैम्ब्रियन से है। तो इन 2 को याद करना है कि हाँ इन 2 में बांटा है। उसके बाद में पेलियोजोइक को हमने 6 भागों में बांटा है, ये प्रथम युग है। कैम्ब्रियन, ये देखिए इधर, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोडिनियन, कार्बोनिफेरस और परमिनियन, 6 भागों में बांटा है पेलियोजोइक को, जो प्रथम युग है। हाँ, ये 0 है, 0 मान लो आप इसको, ये 0 युग है, ये प्रथम युग है। मेसोजोइक या मध्य जीवकाल्प है, ये द्वितीय युग है। मेसोजोइक जो है ये, और महाकल्प के अंदर मेसोजोइक तृतीय है, जिसे मध्यजीवी महाकल्प भी कहते हैं, और युग के अंदर ये द्वितीय है। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों मतलब 3 शकों में बांट सकते हैं। शक, इसके पहला शक है ट्रियासिक,
जुरैसिक क्रिटेशियस। और चौथा है सेनोजोइक नवजीवी महाकल्प, तृतीय युग, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन है। सेनोजोइक नवजीवी महाकल्प। ये जो चौथा महाकल्प है इसका नाम है सेनोजोइक महाकल्प, और तृतीय युग के अंदर ये आता है। और इसके अंदर कितने क्या कहते हैं शक आते हैं, तो इसमें 4 शक आते हैं, और उन 4 शकों का नाम है इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इसको ऐसे ही नाम याद करना होगा मेडिसिन के जैसे नाम है सीन, मेडिसिनों के लास्ट में रखते हैं सीन जो यहाँ पे है। नियोजोइक या नूतन महाकल्प, नियोजोइक या नूतन महाकल्प ये पांचवा है। ये चतुर्थ युग के अंदर आता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 शकों में बांटा गया है। भाग नहीं बोल सकते, हम शक बोलेंगे ताकि ठीक से समझ में आए, है ना। प्लिस्टोसिन और होलोसिन। तो इसके अंदर हिसाब से काम की चीज तो सिर्फ ये इतनी ही है। बाकी ये जो है ये आप वैसे याद कर सकते हो कि आपको चीज समझ में आ जाए, जैसे 1000, 800 मिलियन, 700 मिलियन, 600, 500, 400। ठीक है, ये टेबल बना दी। अब हम ये जो हमने यहाँ पढ़े हैं ना, ये वाले, हाँ, महाकल्प, युग और शक, इनको हम आगे डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन से महाकल्प में क्या हुआ और कौन से युग में क्या हुआ और कौन से शक में क्या हुआ। इसको हम आगे अब डिस्क्राइब करके इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद मैं आपको मैपिंग में समझाऊंगी कि देखो हमने जो थ्योरी के अंदर ये यहाँ पढ़ा था वो मैपिंग में यहाँ दे रखा है। ये देखियो, इसे आर्कियन या प्री कैम्ब्रियन 2 भागों में बांटा गया। अभी हमने पीछे पढ़ा था टेबल में। आग महाकल्प के भाग, आर्कियन कल्प, ये जीवाश्मों का पूर्ण अभाव, मतलब उस वक्त जीवाश्म थे ही नहीं। आर्कियन काल में जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं थे। फिर प्री कैम्ब्रियन काल, महासागरों में रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति, मतलब महासागरों के अंदर बिना रीढ़ की हड्डी के जो जीव थे उनकी उत्पत्ति होनी शुरू हो गई थी। कौन से युग के अंदर हो गई थी? तो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हो गई थी। शक के अंदर, प्री कैम्ब्रियन ये शक है, युग नहीं है। आर्कियन कल्प, इसको डिस्क्राइब करके पढ़ना है। इस कल्प के शैलों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था, इसलिए इसे प्रागजैविक कल्प भी कहते हैं। प्रागजैविक कल्प, क्योंकि जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब कुछ नहीं था, बिल्कुल गोल थी पृथ्वी, कुछ भी नहीं था उस वक्त है। उसके बाद में इन चट्टानों में ग्रेनाइड और नीस की प्रधानता थी, मतलब जो चट्टान थे ना, जीव बिल्कुल भी नहीं थे, ना तो वनस्पतियां, जीव बोलो तो या तो वनस्पति या फिर पशु या फिर अम प्राणी, वो बिल्कुल भी नहीं थे हैं। लेकिन जो पत्थर थे, हाँ पत्थर, इन चट्टानों में ग्रेनाइड और नीस की प्रधानता थी, मतलब ग्रेनाइड और नीस पत्थर उस वक्त पाया जाता था, जिनमें सोना और लोहा पाया जाता है। इसी काल में कनाडियन व फेनोस्केडियन शील्ड निर्मित हुई। कौन सी? कनाडियन और कनाडियन तथा फेनोस्केडियन शील्ड निर्मित हुई उस वक्त। फिर बताते हैं प्री कैम्ब्रियन कल्प, इसमें कुछ कुछ जीवों का, जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे, कुछ कुछ नहीं, सॉरी, बिना रीढ़ की हड्डी के जो जीव थे उनकी उत्पत्ति हुई इसके अंदर है। इस कल्प में रीढ़ विहीन जीवों का प्रादुर्भाव हो गया था। इस कल्प में गर्म सागरों में मुख्य नरम त्वचा वाले रीढ़ विहीन जीव पाए गए। गर्म सागरों में नरम त्वचा वाले, गर्म सागरों में नरम त्वचा वाले रीढ़ विहीन का मतलब ये होता है बिना हड्डियों के जीव पाए गए। यद्यपि समुद्रों में रीढ़ विहीन जीवों का भी प्रादुर्भाव हो गया था, परंतु स्थल भाग पर जीव नहीं थे। समुद्रों में रीढ़ विहीन मतलब जो बिना हड्डी के जीव थे उनका प्रादुर्भाव हो गया था, मतलब उत्पत्ति हो गई थी, लेकिन स्थल जो है वहां स्थल में कुछ भी नहीं हुआ था, अभी स्थल सपाट पड़ा था बिल्कुल। भारत में प्री कैम्ब्रियन काल में ही अरावली और पर्वत व धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। मतलब अपन जब ये पढ़ते ना प्री कैम्ब्रियन कल्प में अरावली और धारवाड़, हमने अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ी थी भारत के भूगोल के अंदर। उस वक्त भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। पूराजीवी महाकल्प, अब पूराजीवी महाकल्प है उसको हमने 6 भागों में 6 कल्प में बांटा है। पूराजीवी महाकल्प, आपको सिंपल तरीका, जैसे आप शक से याद करोगे ना, उधर टेबल के अंदर शक दे रखा था तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो याद करना, लेकिन आप पूराजीवी महाकल्प है, इसका नाम ही महाकल्प है, तो कल्प बड़ा रूप मान लो कल्प, और महा ओनली कल्प छोटा रूप मान लो। तो इनको कल्प, आप कल्प के, हाँ देखो ये लिखा हुआ ना कल्प, ऐसे याद कर लो कि महाकल्प के छोटे जो रूप होते हैं उन्हें हम कल्प कहते हैं। ऐसे ऐसे आपस में कनेक्ट करके याद कर लेना कि जो महाकल्प होते हैं उनके जो छोटे रूप हैं उनको हम कल्प बोलते हैं। या फिर अगर आपको, जैसे मैंने टेबल में समझाया कि ये शक है जो महाकल्प और युग का छोटा रूप है, तो अगर वैसे से याद होता है तो आप वैसे याद कर सकते हो, लेकिन अगर वैसे नहीं याद होता आपको तो आप इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि महाकल्प का जो छोटा रूप है वो कल्प है। महाकल्प 5 अक्षरों का, कल्प 3 अक्षरों का, ऐसे भी कनेक्ट करके याद कर सकते हो। तो इसको हमने 6 भागों में बांटते हैं। क्या कहते हैं इनको, पुराजीवी महाकल्प जो है इसको हम 6 भागों में बांटते हैं, मतलब कि इसके 6 कल्प हैं। कैम्ब्रियन कल्प, ओर्डोविशियन कल्प, सिल्यूरियन कल्प, डिवोनियन कल्प,
कार्बोनिफेरस कल्प और पर्मियन कल्प। कैम्ब्रियन कल्प, ये जो पहला कल्प है, अब हाँ ये रहा, इसके बारे में पढ़ते हैं। कैम्ब्रियन कल्प, इस काल में पहली बार स्थल भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ। स्थल भागों पर यानी समुद्र जो थे वो थोड़े लहरों से वो स्थल भागों में आए हैं। पहले समुद्र समुद्र था, फिर वो समुद्र की जगह पर था, फिर वो लहरें से होकर थोड़ा उन्होंने पृथ्वी का जो स्थल था उसको कवर किया, पृथ्वी के स्थल को। प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण कैम्ब्रियन कल्प में ही हुआ है। प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण कैम्ब्रियन कल्प में ही हुआ है। अवसादी शैलें क्या होती हैं? मतलब जो मूल शैल होती है ना, उसकी चारों तरफ से चटखट के जो बचती है, उसको हम अवसादी शैल बोलते हैं। भारत में विंध्य पर्वत क्रम का निर्माण इसी कल्प में हुआ था। भारत में जो विंध्य पर्वत है, हमारे हिंदुस्तान में जो विंध्य पर्वत है, उसका जो क्या कहते हैं वो पर्वत क्रम का निर्माण, विंध्य पर्वत क्रम का निर्माण इसी कल्प में हुआ था। पृथ्वी पर इसी कल्प में सर्वप्रथम वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर इसी कल्प में वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति हुई। कौन से? कैम्ब्रियन कल्प। कैम्ब्रियन कल्प अच्छे से याद कर लेना। हाँ, इस वक्त पृथ्वी के ऊपर वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हुई, कुछ कुछ शुरुआत हो गई यहाँ से। ये जीव बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे। इसी समय समुद्र में जीवों की उत्पत्ति हुई। बिना रीढ़ की जो हड्डी के जीव थे वो कैम्ब्रियन काल के अंदर क्या कहते हैं, कैम्ब्रियन कल्प के अंदर पृथ्वी के ऊपर थोड़ा सा बिना रीढ़ की हड्डी के उत्पन्न होने शुरू हुए थे। और इसी समय समुद्र में जीवों की उत्पत्ति हुई। जीवों की उत्पत्ति यानी यहाँ समुद्र के अंदर रीढ़ वाले जो जीव थे उनकी उत्पत्ति होनी शुरू हो गई, और पृथ्वी के ऊपर बिना रीढ़ वालों की उत्पत्ति शुरू हो गई थी। अडोविशियन कल्प, इस कल्प में समुद्र के विस्तार से उत्तरी अमेरिका का आधा भाग डूब गया था। मतलब समुद्र का विस्तार हुआ तो अमेरिका का आधा भाग उसमें डूब गया। विस्तार मतलब कि वो लहरें आई, जैसे कि बाढ़ आती है और क्या कहते हैं सुनामी आती है, इस तरीके से। तो जो समुद्र अमेरिका का कुछ भाग था वो समुद्रों में ढक गया था। जबकि पूर्व अमेरिका टेकोनियन पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों से प्रभावित हुआ। पूर्वी जो अमेरिका है वो टेकोनियन पर्वत की निर्माणकारी गतिविधियां जो थी वो उनसे प्रभावित हुआ। इस कल्प में वनस्पतियों का विस्तार हुआ। मतलब वनस्पतियों का विस्तार मतलब वनस्पतियां और बढ़ी। हाँ, तथा समुद्र में रेंगने वाले जीव की भी उत्पत्ति हुई। समुद्र में रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनकी उत्पत्ति हुई। और जबकि स्थल भाग अभी भी जीव विहीन था, स्थल का जो भाग था वो जीव विहीन था। ये चीज बताई जा रही है इसके अंदर कि पृथ्वी के अंदर जब पृथ्वी बनी थी ना, उसके तब पृथ्वी के अंदर जीवों का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ है। मतलब हम जो बने हैं ना मानव, वो किस तरीके से बने हैं कि पहले पृथ्वी के ऊपर क्या आया, बाद में क्या आया, बाद में जैसे हम लोग मानव जो वो भी बंदर का एक रूप है। पहले बंदर था, फिर वो जैसे जैसे टाइम निकलता गया उसके शरीर के ढांचे में परिवर्तन होता गया और फिर वो अपने जैसा मानव बनता गया। और अभी भी परिवर्तन हो रहा है। आप देखोगे 1980 में जो पैदा हुए थे उनका फेस कट देखना आप अलग मिलेगा, और अभी जो जेनजी जनरेशन उनके फेस कट में थोड़ा डिफरेंस है, और आगे वाली जो पीढ़ी होगी उनके सबके फेस कट में, और जो अपने दादाजी थे उनके फेस कट में देखना आप डिफरेंस मिलेगा। जो थोड़े थोड़े परिवर्तन है 19-20 के, आप अगर आप किसी साइंटिस्ट वगैरह से पूछोगे तो बोलेंगे हाँ ये सच है कि परिवर्तन आ रहा है, अभी भी मानव के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो वही चीज हम यह इसके अंदर बताई गई है कि पृथ्वी के ऊपर जो मानव बना वो कैसे बना, किससे शुरुआत हुई, वनस्पति की, जीवों की और प्राणी की शुरुआत कैसे हुई, शुरू से लेके लास्ट तक। अभी जो हम जिस परिस्थिति में है ना उस परिस्थिति में हम कैसे पहुंचे, ये चीज इसमें बताई गई है। सिल्यूरियन कल्प, ये जो नाम है ना ये एज इट इज आपको याद करने होंगे। मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन 2-4 बार आप बोलोगे ना सिल्यूरियन 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 कल्प तो याद हो जाएंगे। हाँ, इस कल्प में सभी महाद्वीप पृथ्वी की कैलिडोनियल हलचल से प्रभावित हुए। सर्वप्रथम इस कल्प में रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई तथा समुद्र में मछलियों की उत्पत्ति हुई। समुद्र इसके अंदर सबसे कल्प में सभी महाद्वीप पृथ्वी की कैलिडोनियल हलचल से प्रभावित हुए। मतलब पृथ्वी में थोड़ी सी हलचल हुई, उससे सारे महाद्वीप प्रभावित हुए, और इसी के अंदर रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। मतलब और समुद्रों में मछलियों की उत्पत्ति हुई और रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति होनी यहाँ से शुरू हो गई थी। सिल्यूरियन कल्प में रीढ़ वाले जीवों का विस्तार मिलता है, इसलिए इसे रीढ़ वाले जीवों का कल्प कहते हैं। इस कल्प में प्रभावशाली जीवों का विस्तार मिलता है। स्थल पर पहली बार पौधों का उद्भव इसी समय हुआ। मतलब प्रवाल जीवों का विस्तार मिलता है। इसके अंदर प्रवाल आपको पता ना क्या होते हैं, जो समुद्र के अंदर होते हैं, का विस्तार मिलता है, और पौधों का उद्भव भी इसी समय हुआ। ये पौधे पर्णविहीन थे तथा ये ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हुए। ऑस्ट्रेलिया से इनकी उत्पत्ति शुरू हुई। जो पर्णविहीन थे पौधों की उत्पत्ति भी इसी काल में होनी शुरू हुई थी। यह कल्प व्यापक है। कैलिडोनियल पर्वतीय हलचलों का कल्प भी है। जो कैलिडोनियल पर्वत है उनकी जो हलचल हुई उनका भी यह हलचलों का कल्प भी इसे कहा जाता है। इसी समय स्कैंडिनेवियन और स्कॉटलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ। स्कैंडिनेवियन और स्कॉटलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ।
डिवोनियन कल्प। इस कल्प में कैलिडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप सभी महाद्वीपों पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं विकसित हुई। इस कल्प में कैलिडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप सभी महाद्वीपों पर ऊंचे पर्वतों की श्रृंखलाएं विकसित हुई। मतलब ये जो ऊंचे पर्वत है वो इसी पर कल्प के अंदर बने हुए हैं। अब पता कैसे लगता है? साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो जैसे किसी पर्वत का पता लगना, जो उसका पत्थर लेके और उसके ऊपर सर्च करते हैं, उससे पता लग जाता है कि हाँ ये उस काल का है। जैसे कि हिमालय जो वो कौन से कल्प में बना हुआ है या कौन से काल का है, अरावली कौन सा है, और क्या सतपुड़ा और विंध्यन कौन से हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना कि अरावली जो है वो नववलित पर्वत है, और क्या कहते हैं, अरावली और सतपुड़ा ये पुराने हैं, ये बुढ़ापे में, अभी अरावली का बुढ़ापा आ रखा है, खत्म होने पे है अरावली है। तो ये पता कैसे लगता है? ये उनके पत्थर से पता लगता है। ओके नेक्स्ट, जिसके प्रमाण स्कैंडिनेविया, दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड व पूर्वी अमेरिका में देखे जा सकते हैं। इस कल्प में कैलिडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप सभी महाद्वीपों पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं विकसित हुई। हाँ, इसका पता कैसे लगता है कि हाँ इस समय ऊंची पर्वतमालाओं के विकसित हुई? कैसे पता लगता है? तो इसके प्रमाण स्कैंडिनेविया और दक्षिण पश्चिम स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और पूर्वी अमेरिका में देखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो खोज हुई ना, वैज्ञानिकों ने जो खोज की, उससे ये चीज पता लगी है। इस कल्प में पृथ्वी की जलवायु समुद्री जीवों विशेषकर मछलियों के सर्वाधिक अनुकूल थी। इसी समय शार्क मछली का भी आविर्भाव हुआ। समुद्री जो इस कल्प के अंदर समुद्री जो जीव थे ना, उनके लिए यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा था, मतलब यहाँ की जलवायु अनुकूल थी उनके। और इसी वक्त जो व्हेल मछली होती है उसका भी उद्भव उसी वक्त हुआ। इसे मत्स्य युग के रूप में जाना जाता है। मत्स्य किसको बोलते हैं? जो मछली होती है ना, उसको मत्स्य बोलते हैं। हाँ? इसी समय उभयचर जीवों तथा फर्न वनस्पतियों की भी उत्पत्ति हुई। उभयचर जीवों तथा फर्न वनस्पतियों की उत्पत्ति। पौधे की ऊंचाई 40 फीट तक पहुंच गई। पौधों की जो ऊंचाई है उसमें भी अंतर आया, जो 40 फीट तक पहुंच गई। कार्बोनिफेरस कल्प। इस कल्प में कैलिडोनियन हलचलों का स्थान आर्मेनियन हलचलों से ने लिया, जिससे ब्रिटेन व फ्रांस के सर्वाधिक प्रभावित हुए। इस युग में उभयचरों का विकास व विस्तार बढ़ता गया। इस कल्प में कैलिडोनियन हलचलों का स्थान आर्मेनियन हलचलों ने ले लिया। मतलब जो कैलिडोनियन हलचलें हो रही थी पहले, वह यहाँ पे आके आर्मेनियन हलचलों में परिवर्तित हो गई, जिससे ब्रिटेन व फ्रांस के सर्वाधिक प्रभावित, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन जो वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। और इस युग में उभयचरों का विकास व विस्तार बढ़ता गया। विकास भी हुआ उभयचरों का और विस्तार भी हुआ, मतलब जो बन गए थे उनका जनसंख्या और बढ़ी थोड़ी। रेंगने वाले जीवों का स्थल पर आविर्भाव हुआ। जो रेंगने वाले जीव है ना, जैसे सांप वगैरह, उनका भी विकास हुआ भूमि के ऊपर है। इस कल्प में 100 फीट ऊंचे पेड़ भी उत्पन्न हुए। 100 फीट ऊंचे, इसलिए इसे बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है। ग्लोसोटीरस वनस्पतियां। इस समय बने भ्रंशों में पेड़ों के दब जाने से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। बने भ्रंशों में भ्रंश जो थे, जो भ्रंश बनी हुई थी हैं, उनके अंदर भ्रंश मतलब जैसे कि इधर एक पहाड़ है, इधर एक पहाड़ है, बीच में जो खाई होती है उसको हम बोलते हैं भ्रंश। तो भ्रंशों में पेड़ों के दब जाने से, मतलब पेड़ उसके अंदर दब गए, तो उससे गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिनमें कोयले के व्यापक निक्षेप पाए जाते हैं। इसे जीवों का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? जीवों का युग। इसके अंदर सबसे ज्यादा कोयले के व्यापक निक्षेप पाए जाते हैं। सेल स्तरों में अनेक रेडियो सक्रिय तत्व, क्या रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। इन सेल स्तरों के निर्माण का समय एवं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक इन्हीं रेडियो सक्रिय तत्वों की सहायता लेते हैं। सेल स्तरों में अनेक रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। इन सेल स्तरों के निर्माण का समय एवं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक इन्हीं रेडियो सक्रिय तत्वों की सहायता लेते हैं। देखिए बच्चा, मैं ये जो आपको ये जो यहाँ से कंटेंट करा रही हूँ ना, ये आपको मैं इसलिए करा रही हूँ, मतलब मैपिंग के थ्रू तो समझाती हूँ ही हर क्लास में, और वर्बली भी समझाती हूँ, लेकिन ये जो मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास आपको बोल के नहीं लिखवा सकते। जैसे प्रैक्टिकली क्लास में कोचिंग में हम जाते हैं ना, फिजिकली क्लास में जाके, और फिर बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना, वहाँ हम बोल के लिखवा देते हैं बच्चों को, लेकिन मैं ऑनलाइन ही बोल के नहीं लिखवा सकती। इसलिए आपको मैं ये पीपीटी दे रही हूँ कि आप यहाँ से आराम से आपको कंटेंट मिल जाए, और क्या कहते हैं वो आप यूट्यूब पर भी दोबारा क्लास देख लो, और अगर नहीं देखो तो अगर आपको रिटर्न में नोट्स बनाने तो वो भी आप बना लो। इसलिए मैं आपको ये वाले नोट्स ये कंटेंट दे रही हूँ, ये पीपीटी मैंने यहाँ लगाई है, और कोई रीज़न नहीं है कि बच्चे को कंटेंट की कोई कमी किधर
किधर भी महसूस ना हो, उसको पूरा कंटेंट मिल जाए। अगर यूट्यूब से क्लास समझ में आती है तो ठीक है, अदरवाइज वो नोट्स बना के पढ़ ले, इसलिए मैंने ये लगाई है। और बाकी मैपिंग के थ्रू और वर्बली मैं अपनी लैंग्वेज में तो आपको समझाती ही हूँ हर क्लास के अंदर, लेकिन ये मैं सिर्फ अभी अभी लगा रही हूँ। अब जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जब मैं वापस क्या कहते मैराथन क्लास लूँगी, उसमें मैं ये पीपीटी नहीं लगाऊँगी, उसमें मैं सीधा आपको वर्बली समझाऊँगी और मैपिंग के थ्रू सीधा समझाऊँगी, बस ये पीपीटी नहीं लगाऊँगी उसके अंदर। ये तो मैं अभी, इसलिए पहली क्लास है, इसलिए अभी मैंने शुरुआत की है, तो आपको एक बार कंटेंट भी तो दूँ ना, हाँ, इसलिए लगाई है ये। बाकी जब मैं मैराथन क्लास लूँगी तो ये क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पर रहेंगी, तो आप जब चाहो तब देख सकते हो, जितना चाहो उतना देख सकते हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे विश्व का भूगोल मैंने आज से शुरू किया है, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में मैं पूरे कराऊंगी, सभी टॉपिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं वो भी कराऊंगी, हाँ, और जो नए बनेंगे वो भी मैं बना के कराऊंगी सारे। उसके बाद में मैं मैराथन क्लास लूंगी, है, तो मैराथन क्लास के अंदर ऐसा नहीं कि मैं ये पीपीटी यहाँ लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी। उस वक्त मैं आपको सीधा क्या कहते हैं मैपिंग के थ्रू समझाऊंगी, मतलब रिवीजन के तौर के ऊपर। वो मैराथन क्लास जो स्टूडेंट्स ये क्लास देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो वो मैं रिवीजन के तौर पर वो लाइव लूंगी, ये तो रिकॉर्डेड होगी, मैं वो लाइव लूंगी वो क्लासेस। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक अस्थिर होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक अस्थिर होते हैं, जो आयनकारी विकिरण के रूप में एक निश्चित दर से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और स्थायी नाभिकीय वाले समस्थानिक तत्वों में परिवर्तित होते रहते हैं। क्या है? जो आयनकारी विकिरण के रूप में एक निश्चित दर से ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं, निश्चित दर से, हैं, और स्थायी नाभिकीय वाले समस्थानिक तत्वों में परिवर्तन होते रहते हैं। यूरेनियम जो है 4.46 बिलियन वर्षों में क्षरित होकर सीसा में बदल जाता है। यूरेनियम जो है वो 4.46 बिलियन वर्षों में क्षरित होकर शीशे में बदल जाता है। क्षरित मतलब टूट फूट कर, है, शीशे में बदल जाता है। और इस तरह कार्बन क्षरित होकर नाइट्रोजन में, कार्बन जो है वो टूट फूट कर नाइट्रोजन में बदल जाती है, क्षरित होकर मतलब यही है। तथा रूबिडियन स्ट्राशियन में बदल जाती है। किसमें? स्ट्राशियन में बदल जाती है। सामान्य सभी प्रकार के चट्टान में पोटेशियम पाया जाता है और इसके क्षरण की दर सबसे कम होती है। पोटेशियम जो वो सभी चट्टानों में पाया जाता है और इसकी जो क्षरण की दर है वो सबसे कम होती है। चूंकि प्रत्येक रेडियो सक्रिय तत्व के क्षरण की एक निश्चित दर होती है, जो भी रेडियो तत्व होते हैं उनके क्षरण की एक निश्चित दर होती है, इसलिए इन तत्वों को रेडियो सक्रिय चट्टानों की घड़ी भी की भूमिका निभाती है। इसलिए इन तत्वों की रेडियो सक्रियता चट्टानों की घड़ी की भूमिका निभाती है। रेडियो सक्रिय तत्वों के अध्ययन के द्वारा वैज्ञानिकों को 3 अरब वर्ष से भी अधिक प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में सफलता प्राप्त हुई है। रेडियो सक्रिय तत्वों के अध्ययन के द्वारा, मतलब रेडियो सक्रिय तत्वों का जो अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने, उसके द्वारा वैज्ञानिकों को 3 अरब वर्ष से अधिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने की सफलता प्राप्त। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि कैसे पता लगता है कि ये हिमालय का पत्थर है, ये अरावली का पत्थर है और ये क्या कहते हैं विंध्यन का पत्थर है, वो ऐसे पता लगता है। ये देखिए, रेडियो सक्रिय तत्वों के अध्ययन के द्वारा वैज्ञानिकों को 3 अरब वर्ष से पहले की अधिक प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये रेडियो एक्टिव तत्व, इससे पता लगाते हैं वो लोग। परमियन कल्प, इस कल्प में वेरिसन हलचल हुई। कौन से? परमियन कल्प के अंदर है, जिसने मुख्य रूप से यूरोप को प्रभावित किया। जलवायु धीरे धीरे शुष्क होने लगी। इसमें परमियन जो कल्प है, इसके अंदर वेरिसन हलचल हुई, जिससे मुख्य रूप से यूरोप, सबसे ज्यादा यूरोप प्रभावित हुआ और जलवायु शुष्क होने लगी। समय वेरिसन हलचल के फलस्वरूप भ्रंशों के निर्माण में कारण ब्लैक फॉरेस्ट जैसे ब्लॉक भ्रंश पर्वतों का निर्माण हुआ। स्पेनिश मेसेटा और अल्ताई तिएनसान अल्पेशियन जैसे पर्वत भी इसी काल में निर्मित हुए। कौन से? स्पेनिश मेसेटा, अल्पाइन और तिएनसान अल्पेशियन पर्वत इसी काल में निर्मित हुए। कौन से काल में निर्मित हुए थे? परमियन काल में। और ब्लैक फॉरेस्ट जैसे पर्वत के जैसे ब्लॉक फ्रंस पर्वतों का निर्माण भी इसी में हुआ, भ्रंशों के। इस समय स्थल पर जीवों का व वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों का विकास हुआ, मतलब जीवों और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों का विकास हुआ इस समय। कौन से समय में? परमिशियन में, है। भ्रंशन के कारण उत्पन्न आंतरिक झीलों के वाष्पीकरण से पृथ्वी पर पोटास के भंडारों का निर्माण हुआ है। भ्रंशन के कारण उत्पन्न आंतरिक झीलों के वाष्पीकरण से पृथ्वी के पोटास के भंडारों का निर्माण हुआ है। मध्यजीवी महाकल्प, अभी मध्यजीवी महाकल्प शुरू हो गए यहाँ से। इसे द्वितीय युग भी कहा जाता है। इसे ट्रियासिक, जुरासिक व क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है। ट्रियासिक कल्प 3 कल्पों में बांटा गया है इसे, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस।
कौन सा? ट्रियासिक, जुरासिक और क्या कहते हैं, क्रिटेशियस। याद कर लेना, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस 3 कल्पों में से बांटा गया है। पहला है ट्रियासिक कल्प। इस कल्प में स्थल पर रेंगने वाले विशाल जीवों का विकास हुआ। जो स्थल पर रेंगने वाले विशाल जीव होते हैं ना, उनका विकास हुआ। इस काल में मेंढक, कछुआ की उत्पत्ति हुई। यह कल्प आर्कियोपटेरिक्स की उत्पत्ति का काल था। ये स्थल एवं आकाश दोनों में विचरण कर सकते हैं। इसी समय तीव्र गति से तैरने वाले लॉबस्टर, केकड़ा समूह का प्राणी का उद्भव भी हुआ। किसका? इसी समय में तैरने वाले लॉबस्टर यानी जो केकड़ा होता है, उस समय उस प्राणी का उद्भव भी इसी काल में हुआ। और ट्रियासिक काल में स्तनधारी भी उत्पन्न होने लगे थे। मांसाहारी, मत्स्य तुल्य और रेप्टाइल्स सागरों में उत्पन्न हुए और रेप्टाइल्स में भी स्तनधारियों की उत्पत्ति हो गई थी। मांसाहारी, मत्स्य तुल्य, रेप्टाइल्स सागरों में उत्पन्न हुए और रेप्टाइल्स में भी स्तनधारियों की उत्पत्ति हो गई थी। यानी रेप्टाइल्स के अंदर स्तनधारी अलग होते हैं ना, विदाउट स्तनधारी जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसमें स्तनधारियों की उत्पत्ति हो चुकी थी, ये कहना चाह रहे हैं। जुरेसिक कल्प। इस कल्प में मगरमच्छ के समान मुख और मछली के समान धड़ वाले जीव, डायनासोर जैसे रेप्टाइल्स का उद्भव हुआ था। जुरेसिक पार्क पिक्चर है ना एक, वो देख लेना, समझ में आ जाएगा ये का उद्भव हुआ। एवं ब्लास्ट प्राणियों की, लॉबस्टर प्राणियों की ओर वृद्धि हुई। इस कल्प में जलचर, स्थलचर और नभचर तीनों प्रकार के जीवों का आविर्भाव हो चुका था। इस युग में जलचर, स्थलचर और नभचर, नभचर मतलब जो पक्षी जो पृथ्वी आकाश में उड़ते हैं उनको बोलते हैं, का आविर्भाव हो चुका था। जूरा पर्वत का संबंध इसी कल्प से सर्वप्रथम पुष्पयुक्त वनस्पति इसी कल्प में उत्पन्न हुई थी। कौन सी? पुष्पयुक्त वनस्पति। जूरा पर्वत का संबंध इसी कल्प से है। जूरा पर्वत जो है उसका संबंध इसी कल्प से है और सर्वप्रथम पुष्पयुक्त वनस्पति इसी कल्प से उत्पन्न हुई थी। ट्रियासिक कल्प। अब आ गया तीसरा ट्रियासिक कल्प। इस कल्प में एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी पौधे का विकास प्रारंभ हुआ। बड़े बड़े कछुओं का उद्भव भी इसी कल्प में हुआ, यानी बड़े पौधे का विकास हुआ। एंजियोस्पर्म जो पौधा है उसका विकास हुआ। जो बड़े बड़े कछुए थे उनका विकास भी इसी कल्प के अंदर हुआ था। शीतोष्ण पर्णपाती वन, मैग्नीशियम व पॉपुलर जैसे वृक्ष इसी कल्प में उत्पन्न हुए थे। शीतोष्ण पर्णपाती वन, क्या कहते हैं, मैग्नीशियम और पॉपुलर जैसे जो वृक्ष है उनका निर्माण उसका भी उत्पन्न इसी काल में हुआ था। हाँ? उत्तर पश्चिमी अलास्का, कनाडा, मेक्सिको, ब्रिटेन के डोवर क्षेत्र व ऑस्ट्रेलिया आदि में खड़िया मिट्टी का जमाव निर्मित हुआ। खड़िया मिट्टी का। इस समय पर्वतीकरण की प्रक्रिया तीव्र थी, मतलब इस समय पर्वत बड़ी जल्दी जल्दी बन रहे थे। हाँ, अतः इसी कल्प में रॉकी व इंडीज की उत्पत्ति हुई। रॉकी और इंडीज जो पर्वत हैं अमेरिका के अंदर, उनका भी इसी में उत्पत्ति हुई थी। भारत के पठारी भाग में क्रिटेशियस कल्प में ही ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्भेदन हुआ था। भारत का जो पठारी भाग है, कौन सा? दक्कन का पठार नहीं है क्या, वहां का है। कल्प में ही ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्भेदन हुआ। इसे दक्कन ट्रैप या काली मिट्टी का निर्माण भी कहा जाता है। ये हमने उस भारत के भूगोल में पढ़ा था ना, दक्कन पठार के अंदर कौन कौन से पठार आते हैं। नवजीवी महाकल्प। अब ये होगा शुरू नवजीवी है महाकल्प। इन नामों को अच्छे से याद कर लेना इनको। इस कल्प को तृतीय या ट्रशियर युग भी कहा जाता है। इसे पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन कल्पों में बांटा गया है। कौन सा? इसे तृतीय या ट्रशियरी कल्प भी कहा जाता है। और इसे कितने भागों में बांटा गया है? पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 भागों में से बांटा गया है। तो इसी कल्प के विभिन्न कालों में अल्पाइन पर्वतीकरण हुए। इस कल्प के विभिन्न कालों में मतलब अलग अलग समय में अल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ और विश्व के सभी नवीन मोड़दार पर्वत, आल्प्स, हिमालय, रॉकी, एंडीज आदि की उत्पत्ति इसी में हुई। क्यों? विश्व के जो सभी मोड़दार पर्वत है, मोड़दार मतलब ऐसे ऐसे घुमाव वाले जो पर्वत है, आल्प्स, हिमालय, रॉकी, एंडीज आदि आदि की उत्पत्ति हुई। पैलियोसीन कल्प। इस युग के दौरान हुई लेरामाइंड हलचल के फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला की ऊंचाई में और वृद्धि हुई तथा स्थल पर स्तनपाइयों का विस्तार हुआ। मतलब जो अमेरिका के अंदर
जो अमेरिका में रॉकी पर्वत है उसका जो उसमें वृद्धि हुई है, जब ये लेरामाइड हलचल हुई, लेरामाइड के अंदर जब हलचल हुई तो अमेरिका का जो रॉकी पर्वत है उसमें क्या कहते हैं वो वृद्धि हुई तथा स्तनपाइयों में विस्तार हुआ, जो स्तनपाई थे उनमें भी विस्तार हुआ। इसी कल्प में सर्वप्रथम स्तनपाई जीवों व पुच्छहीन बंदरों का आविर्भाव, स्तनपाई जीवों व पुच्छहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ। इयोसीन कल्प, इस युग में भूतल पर विभिन्न दरारों के माध्यम से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, मतलब भूतल इससे इयोसीन जो कल्प है इसमें ज्वालामुखी का उद्भव हुआ तथा स्थल पर रेंगने वाले जीव प्राय विलुप्त हो गए, स्थल पर जो रेंगने वाले जीव थे वो विलुप्त हो गए। इसी समय प्राचीन खरगोश उत्पन्न हुए, हाथी घोड़ा गंडा सुअर के पूर्वजों की उत्पत्ति हुई, मतलब हाथी घोड़ा और सुअर के जो पूर्वज थे, यानी जो इनसे पहले जैसे हमारे पूर्वज थे ना, जिन्हें बंदरों को अपना पूर्वज कहा जाता, वन्य जो इनकी वैसे ही जो इनके पूर्वज थे उनकी उत्पत्ति भी इसी काल में हुई। कौन से काल में हुई? इयोसीन काल के अंदर। ओलिगोसीन कल्प, इस कल्प में अल्पाइन पर्वतीकरण प्रारंभ हुआ, अल्पाइन का जो पर्वत है उसका पर्वतीकरण प्रारंभ हुआ एवं इसी कल्प में बिल्ली कुत्ता आदि की भी उत्पत्ति हुई। इसी कल्प में बिना पूंछ वाले बंदरों का आविर्भाव हुआ जिसे मानव का पूर्वज कहा जा सकता है। वृहद हिमालय की उत्पत्ति का कल्प भी यही है। मायोसीन कल्प, इस कल्प में अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों द्वारा संपूर्ण यूरोप एवं एशिया में वलनों का विकास हुआ, जिनके विस्तार की दिशा पूर्व पश्चिम की थी। इस काल में अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों द्वारा संपूर्ण यूरोप एवं एशिया में वलनों का विकास हुआ, जिनके विस्तार की दिशा पूर्व पश्चिम थी। इस कल्प में बड़े आकार के शार्क मछली, प्रोकांसन, जल पक्षी, पैगवीन आदि उत्पन्न हुए। कौन हुए? शार्क मछली, प्रोकांसन, जल पक्षी, पैगवीन आदि भी इसी काल के अंदर उत्पन्न हुए हैं। हाथी का भी विकास इसी कल्प में हुआ। भारत में मध्य या लघु हिमालय की उत्पत्ति मुख्य काल का भी भारत में मध्य हिमालय और लघु हिमालय की उत्पत्ति भी इसी काल में हुई और हाथी की उत्पत्ति भी इसी काल के अंदर हुई थी। नेक्स्ट, प्लायोसीन काल, इस काल में समुद्रों के निरंतर अवसादीकरण से यूरोप, मेसोपोटामिया, उत्तरी भारत, सिंधु एवं उत्तरी में अमेरिका में विस्तृत मैदानों का विकास हुआ तथा इस कल्प में बड़े स्तनपाई प्राणियों की संख्या में कमी आई। स्तनपाई जो प्राणी थे उनके स्तनपाइयों के प्राणियों की संख्या में कमी आई और इस काल में समुद्रों का निरंतर अवसादीकरण से यूरोप, मेसोपोटामिया, उत्तरी भारत, सिंध एवं उत्तरी अमेरिका में विस्तृत मैदानों का विकास हुआ अमेरिका में, यूरोप में और भारत के अंदर और मेसोपोटामिया के अंदर। शार्क का विनाश हो गया, मानव के पूर्वज का विकास हुआ। शार्क जो मछली थी उसका इसमें विनाश हुआ और मानव के जो पूर्वज थे उनका विकास हुआ। आधुनिक स्तनपाइयों का आविर्भाव हुआ, आधुनिक जो स्तनपाई हैं उनका आविर्भाव हुआ। शिवालिक पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति इसी काल में हुई। हिमालय पर्वतमाला एवं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के बीच स्थित जल पूर्ण द्रोणी टेथिस भूषण नदी में अवसादों के जमाव से उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण इसी कल्प में हुआ था, यानी कि टेथिस भूषण नदी से जो उत्तर के अंदर जो हमारा मैदानी भाग है उसका जो उस उत्पत्ति हुई वो भी हिमालय काल में, वो भी इसी काल में हुई थी। सांतरीय जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का वर्तमान स्वरूप इसी काल में स्पष्ट हुआ। सांतरीय जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का स्वरूप इसी काल में स्पष्ट हुआ। स्पष्ट होना अलग बात होती है और बनना एक अलग बात होती है। नूतन महाकल्प, इसे चतुर्थ युग भी कहा जाता है। कौन सा चतुर्थ? प्लिस्टोसीन और होलोसीन, इसके दो भाग हैं। कौन से? प्लिस्टोसीन और होलोसीन। ये आपको नाम एज इट इज याद करने होंगे, आप हो जाएंगे याद, टेंशन करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 4 5 बार चुपचाप आंख बंद के बोलोगे ना प्लिस्टोसीन होलोसीन है तो याद हो जाएगा। अदरवाइज मैं खुद भी बोल रहा हूँ ना कि मैं एक हार्ड शब्द होते हैं उनको 2 4 बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इस युग की सबसे बड़ी प्लिस्टोसीन काल, हम पढ़ने जा रहे हैं प्लिस्टोसीन काल। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता भूतल पर हिम चादर की स्थिति थी, मतलब भूमि के ऊपर बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी और भूमि के ऊपर चारों तरफ बर्फ जो बिल्कुल चादर के जैसे हो गई थी, ये एक विशेषता थी इस काल की। हिमानीकरण के कारण सागर तल में गिरावट आई थी, सागर का जो तल था उसमें गिरावट आई क्योंकि बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। हिमानी के पिघलने के बाद धरातल पर विविध दृश्यावलियों का विकास हुआ, भूमि के ऊपर अनेक सुंदर सुंदर दृश्य बनने शुरू हो गए जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई। तो उत्तरी अमेरिका की वृहद झीलों के साथ नार्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड आदि देशों की झीलों का विकास भी इसी कल्प में हुआ। नार्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड आदि देशों, क्योंकि ये सारे उत्तरी ध्रुव में स्थित हैं और इनमें बर्फ सबसे ज्यादा पड़ती है, इसलिए इनके अंदर झीलों का विकास हुआ। इस युग में तापमान का स्तर नीचे आ गया जिसके कारण यूरोप में क्रमशः 4 हिमयुग देखे
गए जो इस प्रकार हैं। जब बर्फ गिरनी शुरू होगी तो तापमान तो नीचे आएगा ही, तो तापमान नीचे आने के कारण हिमयुग देखे गए। इसमें इस कारण यूरोप में क्रमशः यूरोप में, क्योंकि यूरोप सबसे ऊपर है, जो उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल नजदीक लगता है यूरोप, इसलिए वहां बर्फ ज्यादा गिरती है। तो इसमें यूरोप में 4 हिमयुग देखे गए, जिसमें से पहला है गूंज, मिंडेल, रीस एवं वोर्म। विभिन्न हिमयुगों के बीच में अंतर हिमकाल देखे गए, जो तुलनात्मक रूप से उष्ण काल था। मिंडेल व रीस हिमयुगों के बीच का अंतर हिमकाल सर्वाधिक लंबी अवधि का था। उत्तरी अमेरिका में इस समय नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन या अयोवा व विस्कासिन हिमकाल देखे गए। उत्तरी अमेरिका में इस समय नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन या आयोवा व विस्कासिन हिमकाल देखे गए। इन नामों को ऐसे ही याद करना होगा। नेब्रास्कन या कंसान के बीच अफ्टोनियन कंसान व इलिनोइन के बीच यारमाउंट इलिनोइन व विस्कासिन के बीच अंतरहिम काल था। मतलब ये जो काल थे नेब्रास्कन और कंसान और इलिनोइन और आयोवा व विस्कासिन, इनके बीच में भी काल थे हैं। तो नेब्रास्कन व कंसान के बीच में अफ्टोनियन तथा कंसान व इलिनोइन जो ये रहा, इसके बीच में यारमाउंट, फिर इलिनोइन और विस्कासिन के बीच में अंतरहिम काल देखे गए। इस युग के अंत में हिम चादर पिघलते चली गई एवं स्कैंडिनेवियन क्षेत्र की ऊंचाई में निरंतर वृद्धि हुई। यानी हिम की चादर जो है वो पिघलने लगी। अगर बर्फ पिघलने लग जाएगी तो उसका जो ऊपर की सतह है वो दिखेगी। स्कैंडियन क्षेत्र की ऊंचाई में निरंतर वृद्धि हुई। पृथ्वी पर उड़ने वाले पक्षियों का आविर्भाव प्लेस्टोसीन काल में ही माना जाता है। जो पक्षी हैं पृथ्वी पर उड़ते हैं उनका भी उद्भव प्लेस्टोसीन काल में ही हुआ था। होमोसेपियंस तथा अन्य स्तनपायी जीव वर्तमान स्वरूप में इसी काल में विकसित हुए थे। होमोसेपियंस जो वो भी इसी काल में उत्पन्न हुए थे। होलोसीन या अभिनव कल्प, इस कल्प में तापमान वृद्धि के कारण प्लेस्टोसीन काल की हिम की समाप्ति हो गई तथा पृथ्वी को वर्तमान अवस्था प्राप्त हुई, जो अभी भी जारी है। इसी समय सागरीय जीवों ने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। इसी कल्प में स्थल व मनुष्य के कृषि कार्य व पशुपालन प्रारंभ हुआ। कौन से काल में? होलोसीन या अभिनव काल, अभिनव कल्प या होलोसीन। यद्यपि पृथ्वी की आयु की गणना संबंधित उपयुक्त विधियों पृथ्वी की आयु का सटीक विवरण देने में असमर्थ है, परंतु यद्यपि पृथ्वी की आयु की गणना संबंधित उपयुक्त विधियां पृथ्वी की आयु का सटीक विवरण देने में असमर्थ है। मतलब जो हमने अभी ये पढ़ा है ना, ये सटीक ये नहीं बोल सकता कि हाँ पृथ्वी के अंदर ये जो उत्पन्न हुआ ये उसी वक्त हुआ था, ये घटनाएं उसी वक्त घटी थी, सटीक नहीं है। लेकिन जब शुरुआत की गई है ना, तो शुरुआत तो हुई, चलो मतलब ये सबसे पहले की घटनाएं, मतलब कोई पहले वैज्ञानिक था जिनका नाम हमने पीछे पढ़े थे, 2 वैज्ञानिक, उन्होंने शुरुआत की थी, तो शुरुआत में कुछ तो गलतियां होंगी ना, तो हम इसे सटीक नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो पता लगा, कुछ तो समझ में आएगी हाँ हुआ। क्योंकि दिक्कत शुरुआत करने में ही होती है। जब शुरुआत हो जाती है तो फिर चीजें आगे अपने आप चलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें सटीक नहीं कह सकते कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही हैं, लेकिन हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ चीजें ऐसे ऐसे हुई होंगी या चीजें ऐसे ऐसे थी, कुछ आइडिया लगा सकते हैं। ज्यादा भी नहीं तो हम 100 में से 50% भी अगर ये चीजें करेक्ट हैं तो कुछ तो थी। अब फिर आगे जैसे जैसे इनमें क्या कहते हैं, आगे आगे वैज्ञानिक खोज करेंगे तो और सही सच्चाई निकल के बाहर आनी शुरू हुई थी। परंतु इससे पृथ्वी की आयु का एक निश्चित अनुमान लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में सबसे उपयुक्त विधि रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना करना। ये मैंने आपको पीछे बताया था, रेडियो सक्रिय तत्व के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना, नहीं पृथ्वी कितनी साल पुरानी है इसकी गणना करना रेडियो सक्रिय तत्व के ऊपर आधारित है या इसके आधार पर गणना की जा सकती है। पृथ्वी की आयु निर्धारित हेतु विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं जो पृथ्वी की आयु को निर्धारित करने में हम यूज करते हैं? वह है धार्मिक संकल्पना, पहली है धार्मिक संकल्पना। फिर सागरीय लवणता के आधार पर गणना, सागरों के अंदर जो लवणता है ना वो कितनी पुरानी है इसके आधार पर भी गणना कर सकते हैं। अपर्दन की दर के आधार पर गणना, अपर्दन जो होता है मिट्टी का है और पहाड़ों का, उसके आधार पर भी हम कर सकते हैं। चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर गणना, चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है वो कितनी पुरानी है उसके आधार पर भी कर सकते हैं। अवसादी चट्टानों के जमाव के आधार पर, अवसादी जो चट्टानें हैं उनके जमाव के आधार पर, और पृथ्वी की आयु संबंधी लॉर्ड केल्विन की संकल्पना, किसकी संकल्पना? लॉर्ड केल्विन की जो संकल्पना है पृथ्वी की आयु संबंधित, उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं।
पृथ्वी की बाह्य स्थलाकृति उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती है। मतलब पृथ्वी की जो कॉमन सेंस की बात है, जो अंदर जो चीजें होंगी वो बाहर होंगी, है। और उसका असर जो अंदर वाली चीजें हैं, भूगर्भिक जो संरचना है उसके जो भूगर्भ के अंदर जो भी पत्थर होगा उसका असर बाहर दिखेगा। कैसे दिखेगा? जैसे अगर भूगर्भ के अंदर या तो ज्वालामुखी फट जाएगा, या फिर भूकंप वगैरह आएगा, उनसे पता लगेगा। या फिर जहाँ अगर पृथ्वी के अंदर कुछ पत्थर है, उसी उसी की मिट्टी ऊपर जरूर दिखती है। या फिर हम खोदते हैं तब दिख जाती है, क्योंकि तापमान क्लाइमेट की वजह से भी चेंजेस होती रहती है चीजों में, उससे भी हमें दिख जाती है। तो घनिष्ठ संबंध रखती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्यतः भूगर्भ शास्त्र का विषय है। किसका विषय है? आंतरिक भूगर्भ शास्त्र का। परंतु स्थलीय स्थलाकृतियों के विश्लेषण के लिए भूगोल में भी इसका अध्ययन किया गया है। स्थलीय स्थलाकृतियां, स्थल की कैसी आकृतियां हैं उनका विश्लेषण करने के लिए हमें इसको भूगोल में भी पढ़ेंगे हम। अदरवाइज ये जो है ये भूगर्भ शास्त्र का एक अलग विषय है, उसका सब्जेक्ट है, उसका टॉपिक है। लेकिन हम यहाँ स्थलाकृतियों के बारे में पता लगाने के लिए इसका यहाँ हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। चूंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए अदृश्य है, अदृश्य है, क्योंकि हम बाहर की चीजें देख सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, भारत के भूगोल में बताया कि हम जो बाहर चीजें दिख रही वो हम देख सकते हैं, लेकिन जो भूमि के अंदर है ना वो चीजें हमें सिर्फ भूवैज्ञानिक ही बता सकते हैं, और वो भी बुक्स में लिखी होंगी तो हम पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी हम तो बाहर की चीजें ही देख सकते हैं। अतः इससे संबंध में जानकारी प्राय अप्रत्यक्ष साधनों से ही प्राप्त की जा सकती है। इन साधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रमाण, अप्राकृतिक साधन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रमाण मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम किस किस आधार पर पता लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हमारे पास हैं जिनकी वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो इनमें से पहला है अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन के अंदर जो प्राकृतिक नहीं है, घनत्व, दबाव और तापक्रम। कहाँ का घनत्व कितना है, दबाव कितना है और तापक्रम वहां का कितना है, इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि इसकी भूगर्भिक संरचना कैसी होगी। दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी, मतलब पृथ्वी जैसे बनी थी, उसके जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि क्या कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। फिर प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधनों के अंदर ज्वालामुखी, जो प्राकृतिक साधन है, ज्वालामुखी जब फटेगा अंदर से जो लावा निकलेगा और जो अंदर से चीजें निकल के बाहर आएंगी, उनका वैज्ञानिक निरीक्षण करेंगे कि हाँ ये क्या चीज है, कैसे, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप जब आता है तो उसके साथ जो चीजें बाहर आती हैं, हाँ, और जहां आता है उससे भी उसके जो साक्ष्य होते हैं उनसे पता लगा सकते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 है, जबकि घनत्व अप्राकृतिक साधन पढ़ना शुरू कर दिया है हमने। ये देखिए, अप्रत्यक्ष अप्राकृतिक साधन। अप्रत्यक्ष जिसे हम देख नहीं सकते, जिसमें से घनत्व ये वाला हम पढ़ने शुरू किए, फिर ये दबाव, फिर ये तापक्रम। पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 है, जबकि भूप्रपट्टी का घनत्व लगभग 3.0 है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व की अधिकता होगी। घनत्व संबंधित विभिन्न प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पृथ्वी के कोर का घनत्व ऊपरी क्रस्ट के घनत्व से कई गुना अधिक है। मतलब कोर का जो घनत्व है वो परिक्रस्ट के घनत्व से कई ज्यादा अधिक है। कोर का घनत्व मतलब पृथ्वी जो है उसका खोज के पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5, जबकि भूपृष्ठ का घनत्व लगभग यानी क्रस्ट का घनत्व 3.0। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व की अधिकता होगी और घनत्व संबंधित विभिन्न प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पृथ्वी की कोर घनत्व ऊपरी क्रस्ट के घनत्व कई गुना अधिक है। वास्तव में धरातल से कोर की ओर जाने पर पदार्थों का घनत्व लगातार बढ़ता है। मतलब कि धरातल से कोर की ओर जाने पर पदार्थों का घनत्व जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी का कोर लोहे का बना हुआ है। हम जानते हैं कि लोहे का घनत्व लगभग 8 है। पृथ्वी के केंद्र में अत्यधिक दाब के कारण लोहे का आयतन कम होगा तथा घनत्व बढ़कर 8 से अधिक होगा। घनत्व संबंधित विभिन्न प्रमाणों से यह पता चलता है कि पृथ्वी के कोर का घनत्व सर्वाधिक है। दबाव। कोर के अधिक घनत्व के संबंधों में चट्टानों का भार व दबाव का संदर्भ लिया जा सकता है। कोर के अधिक घनत्व के संबंध में चट्टानों के भार व दबाव का संदर्भ।
चट्टानों में कितना भार और उसमें दबाव कितना, उसका संदर्भ लिया जा सकता है। यद्यपि दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, जब दबाव बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ेगा, किंतु प्रत्येक चट्टान का दबाव सहने की अपनी एक सीमा होती है। मतलब हर चट्टान एक लिमिटेड दबाव सह सकता है, उसके बाद में वो टूट जाएगा। जिससे अधिक घनत्व नहीं हो सकता है, जिससे अधिक इसका घनत्व नहीं हो सकता, चाहे दबाव कितना ही अधिक क्यों नहीं रह नहीं कर दिया जाए। जिससे अधिक इसका घनत्व नहीं हो सकता, चाहे दबाव कितना ही अधिक क्यों नहीं कर दिया जाता। स्पष्ट है कि आंतरिक भाग की चट्टानें अधिक घनत्व वाले भारी धातुओं से बनी है। मतलब जो अंदर की चट्टानें वो अधिक घनत्व और भारी धातुओं से बनी है। दबाव सहने की अपनी एक सीमा होती है, जिससे अधिक इसका घनत्व नहीं हो सकता। मतलब जो पत्थर होते हैं उनकी भी एक सीमा होती है कि उतने दबाव सहन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद वो चट्टानें टूट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो अगर इतना दबाव सहन कर रहे हैं, इसका मतलब उसके का घनत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए कर पा रहे हैं। तापक्रम सामान्य रूप से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई की पर तापमान में 1 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान में वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। सामान्य रूप से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान, मतलब अगर आप 32 मीटर की गहराई में जाओगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा नीचे चले गए हो तो फिर वो नहीं होगा। बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। मतलब वृद्धि दर में गिरावट, मतलब फिर अगर आप ज्यादा अंदर चले गए हो तो तापमान का बढ़ना भी कम हो जाता है। प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 सेंटीग्रेड वृद्धि होती है। मतलब अगर 100 किलोमीटर तक आप नीचे पृथ्वी के अंदर जाते हो तो 12 सेंटीमीटर तक की तापमान की वृद्धि होती है। उसके बाद के 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 2 सेंटीग्रेड या उससे पश्चात प्रत्येक किलोमीटर गहराई पर 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। विवर्तनिक जो क्षेत्र हैं, विवर्तनिक रूप से जो सक्रिय क्षेत्र हैं, वहां पे तापमान अधिक पाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उष्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता रहता है। पृथ्वी जो है अंदर से बहुत गर्म है, हैं? बोलते हैं ना आग का गोला है, तो अंदर से पृथ्वी का जो तापमान है वो बाहर आता रहता है, जो तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। जो तापीय संवहन तरंगों के रूप होता है, तरंगों के रूप में वो बाहर आते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा यह भी स्पष्ट हो गया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो होता है वो इससे ये चीज स्पष्ट हो गई है कि अंदर जो है पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है या फिर उष्मा है, जो कि तापीय संवहन तरंगों के द्वारा बाहर आती रहती है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई उससे संबंधित जो सिद्धांत हमें मिले उसके साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो ग्रहणु परिकल्पना, जहां पृथ्वी के अंतरम कोर को ठोस मानती है, वहीं ज्वारीय परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना पृथ्वी के केंद्र को तरल मानती हैं। मतलब कि ग्रहणु परिकल्पना जो है वो जहां पृथ्वी के अंतरिम कोर को, यानी जो पृथ्वी का कोर है उसको ठोस मानती है, वहीं ज्वारीय परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना पृथ्वी के केंद्र को तरल माना गया है। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग की अवस्था में संबंध में दो ही संभावनाएं बनती हैं, या तो यह ठोस है या फिर यह तरल है। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक भाग की अवस्था के संबंध में जो पृथ्वी की आंतरिक अवस्था है उसमें दो ही संकल्पना बनती है, या तो वो ठोस है या फिर वो तरल है। प्रत्यक्ष स्रोत, ज्वालामुखी क्रिया। प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब ये होता है जिसे हम देख सकते हैं आंखों के अंदर, है आंखों से। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला तत्वों का तरल मैग्मा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं न कहीं परत अवश्य है जो तरल या अर्ध तरल अवस्था में है। इसको मैग्मा का भंडार कहा जाता है। सॉरी। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला तत्व व तरल मैग्मा के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है। मतलब जो ज्वालामुखी फटता है और उसके अंदर से जो मैग्मा निकल के आता है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अंदर कहीं ना कहीं ऐसी परत अवश्य है जो तरल व अर्ध तरल, तरल भी है और अर्ध तरल भी है कोई परत, तभी तो मैग्मा निकल, क्योंकि मैग्मा ना तो चिपचिपा सा होता है, ना ज्यादा तरल भी होता है और ना ज्यादा गाढ़ा भी होता है, मीडियम साइज का होता है। इसी को मैग्मा भंडार कहा जाता है। तथापि ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी की आंतरिक बनावट के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती है। मतलब उससे भी हम निश्चित जानकारी नहीं ले सकते हैं कि हाँ अंदर ये चीज होगी, अनुमान लगा सकते हैं सिर्फ। निश्चित तो हम तब बोलेंगे जब कोई अंदर गया हो, वो वापस आया हो, देख के आया हो, तब बोल सकते हैं। वैज्ञानिक हर चीज को, जो चीजें हमारी आंखों के सामने उनको देख के सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज हुई होगी। अब अंदर कौन जाए कि पृथ्वी के अंदर जाके सारा सब कुछ देख के बाहर आ जाए। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें सिस्मोग्राफ के
यंत्र के द्वारा भूकंपीय लहरों का आंकलन कर अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिससे क्या कहते हैं, भूकंपीय लहरों का आंकलन, सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके द्वारा भूकंपीय तरंगों का आंकलन किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जाती है। आंतरिक जो संरचना है उसके विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जाती है। पृथ्वी के विभिन्न संस्तरों में भूकंपीय तरंगों का व्यवहार एवं गति पृथ्वी की आंतरिक संरचना और रासायनिक संगठन के संबंध में सर्वाधिक स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। भूकंपीय तरंगों का व्यवहार मतलब भूकंपीय तरंगों का व्यवहार कैसा था, पी तरंग थी, एस तरंग थी, कौन सी तरंग थी, हाँ, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना और रासायनिक संगठन के आंतरिक जो रासायनिक संगठन के संबंध में सर्वाधिक स्पष्ट प्रमाण पता लगता है। ये देखिए पी तरंग एस तरंग में भी बोले। साधारण भूकंप की लहरें भूकंप केंद्र से चलकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं और वहां से सभी दिशाओं में चलती हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों में घनत्व में अंतर के कारण पीएस तरंगे जो कोर से होती हुई पुनः धरातल पर पहुंचती हैं, क्रस्ट पर पहुंचती हैं पुनः। पी और एस तरंगे जो है वो वापस घन भागों में घनत्व के अंतर के कारण पीएस तरंगे कोर से होती हुई पुनः धरातल यानी कोर पर जाके फिर वापस वो धरातल पर आती है। पी और एस तरंगे जो हैं, पीएस तरंगे जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूर जाती हैं और अधिक स्पष्ट होती जाती हैं तथा भूकंपीय मापी केंद्र में दोनों स्पष्ट रूप से अंकित हो जाती हैं। भूकंप मापी जो केंद्र है उसमें भूकंप मापी जो यंत्र है उसमें स्पष्ट हो जाता है कि भूकंप तरंगे जैसे क्या कहते पी और एस तरंगे जैसे जैसे नीचे जाती हैं, कोर की तरफ जाती हैं। परंतु यह पाया गया है कि भूकंप अधिकेंद्र से 103 से 147 पर पी तरंगों तो अंकित होती हैं परंतु एस तरंगे विलुप्त हो जाती हैं। इससे विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि एस तरंगों का लोप होना यह स्पष्ट करता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में है क्योंकि एस तरंगे तरल माध्यम से नहीं गमन कर सकती हैं। मतलब जैसे जैसे पी और एस तरंगे नीचे जाती हैं तो एक लिमिट तक जाकर के, कितनी लिमिट, 103 सेंटीग्रेड या 143 सेंटीग्रेड पे जाके जो एस तरंगे हैं वो आगे नहीं नजर आती कहीं पे भी। इसलिए वैज्ञानिकों ने बोला कि जो एस तरंगे होती हैं वो तरल पदार्थ के अंदर आगे सर्वाइव नहीं कर पाती, तो इसका मतलब आगे जो पृथ्वी के अंदर है वो तरल तरंगे, और हो भी सकता है क्योंकि भूकंप में भी तो ये ज्वालामुखी में भी तो तरल पदार्थ अंदर से निकल के बाहर आता है। तो ये सारे चीजें मिक्स करने के बाद में जब अध्ययन किया जाता है तो लगता है कि हाँ अंदर कुछ तरल है। तरल माध्यम से नहीं गमन करते, अर्थात जहां पृथ्वी का ऊपरी भाग ठोस है वहीं उसका आंतरिक भाग तरल अवस्था में है। पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें। पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें कौन कौन सी है पृथ्वी की, और रासायनिक संगठन पृथ्वी का कैसा है। अंतरराष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ के शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहद मंडलों में विभक्त किया गया है जो निम्न है। भू प्रॉपर्टी है, भूमि को 3 बृहद अंतरराष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ के शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहद मंडलों में विभक्त किया गया। पृथ्वी के जो अंदर के भाग उनको 3 बृहद मंडलों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है क्रस्ट, पहला क्रस्ट है और दूसरा मेटल है और तीसरा कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट। IUGGG ने भू प्रॉपर्टी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी है, यद्यपि अन्य स्रोतों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में क्रस्ट की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है। IUGG ने भू प्रॉपर्टी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी है, जबकि हिमालय पे इसकी जो है वो 70 किलोमीटर है तक बताई गई है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर भू प्रॉपर्टी को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब भूकंप की लहरों की गति के, भूकंप की जो लहरें आती हैं उनकी गति कम है या ज्यादा है, इस आधार पर भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। IUGG के अनुसार क्रस्ट के ऊपरी भाग में पी लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा निचले भाग में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ऊपरी क्रस्ट का औसतन घनत्व 2.8 ग्राम प्रति घन सेमी तथा निचली क्रस्ट का औसतन घनत्व 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। घनत्व में यह अंतर दबाव के कारण माना जाता है। घनत्व में अंतर दबाव मतलब ज्यादा दबाव के, अगर ज्यादा दबाव है तो घनत्व कम होगा, इस हिसाब से जो दबाव जिस हिसाब का होगा ना उसमें परिवर्तन होगा। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित यह असभ्यता कोनराड असभ्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? कोनराड असभ्यता कहलाती है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। किससे हुआ है? सियाल कहते हैं इसको क्योंकि इसका एल्यूमिनियम और सिलिका से इसका
निर्माण हुआ है। मेंटल 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 ही है ये, मेंटल मेंटल ही है नाम, वो वाला मेंटल मत समझना, नाम मेंटल है। क्रस्ट के निचले परत में भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है तथा यह बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। इससे पिछले क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता का पता चलता है जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। क्या पता चलता है? इससे निचले क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता का पता चलता है जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब निचला जो क्रस्ट है और ऊपला जो मेंटल है, इसके बीच की असंबद्धता का पता चलता है जिससे चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के शोध के विवरण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विभिन्न मंडल उनकी गहराई तथा घनत्व का आरेख प्रदर्शन करते हैं। यानी शोध के विवरण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विभिन्न मंडल, आंतरिक भाग के जो विभिन्न मंडल हैं वो गहराई और घनत्व को आरेख को प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये मैपिंग कराते हुए देखो अपन, पवन, अपरदन व जल के द्वारा बनी आकृतियां, घनत्व, कोराइड, ये देखिए इधर, ये है क्रस्ट, ये रही क्रस्ट 200 तक। मोहरोविक असंबद्धता, ऊपरा मेंटल, नीचे वाला मेंटल, ऊपर वाला मेंटल। गुटनबर्ग असंबद्धता, रेपेडी असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता, आंतरिक क्रूड, बाह्य क्रूड, यानी कोर के भी दो हिस्से हैं, आंतरिक और बाह्य और मेंटल के भी दो है, ऊपरी और निचली। और क्रस्ट 0, ये देखिए 0 से 30 तक है, और फिर 200 तक, फिर 200 से 700, फिर 700 से ऊपरी जो मेंटल है वो 200 से लेके 700 तक है यहाँ तक, और फिर ये 700 से लेके 2900 तक निचली मेंटल, और फिर बाह्य क्रड जो है 2900 से लेके 1500 तक, और फिर आंतरिक क्रड जो है वो 6000 से लेके 370 तक। इसको बोलते, ये वाला जो है इसको बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता, इसको बोलते हैं गुटेमैन असंबद्धता, उसको बोलते हैं रैपिड असंबद्धता। ये वाला जो इसको बोलते हैं मोहरोविक असंबद्धता। इस नामों को आपको ऐसे याद करना होगा। इस असंबद्धता की खोज 1909 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिकों ए मोहरोविक ने की, अतः इसे मोहरोविक असंबद्धता भी कहा जाता है। मोह असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83%, द्रव्यमान के लगभग 38% है। ये देखिए 2900 तक ये रहा ना, अभी मैंने आपको मैपिंग में समझाया है। हाँ, लगभग 68% है, 68। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसे सीमा कहा जाता है। इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना, सीमा यानी सी में यानी मैग्नीशियम, सीमा कहा जाता है मेंटल का निर्माण जो है वो। मेंटल को आयुजीन की भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर पुनः 3 भागों में बांटा गया है। मोह असंबद्धता 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, 700 से लेके 2900 किलोमीटर। ये देखिए, ये देखो मैंने बताया ना, 200 से लेके 700 तक, 700 से 2900 तक, 3 हो गई ना। 200 से 700, 700 से 2900। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति धीमी पड़ जाती है। ऊपरी जो लहर है 200 तक है, इसमें भूकंप की जो गति है वो धीरे पड़ जाती है, फिर 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इस भाग को निम्न गति का मंडल कहा जाता है, लो वेलोसिटी भी कहा जाता है। ऊपरी मेंटल व निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंधित यह असंबद्धता रेप्टो असंबद्धता कहलाती है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंध असंबद्धता रेप्टो असंबद्धता, यानी ऊपला मेंटल और निचला मेंटल, ये देखो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, ये रेपिडो असंबद्धता कहलाता है, रेपिडो असंबद्धता कहलाता है। हाँ? कोर मेंटल के आधार पर पी तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है तथा यह बढ़कर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की हो जाती है। इन चट्टानों के घनत्व में अचानक परिवर्तन को दर्शाता है, जिससे एक प्रकार की असंबद्धता उत्पन्न होती है। इसे गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता कहते हैं। ये देखो गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता को लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को कोर कहा जाता है। कोर का विभाजन
6371 तक की, देखो 6370 तक, इसको कोर कहा जाता है, बाह्य कोर आंतरिक कोर। बाह्य कोर, ये देखो बाह्य कोर 2900 से लेके 5150 तक, और आंतरिक कोर 5150 से लेके 6371 तक है। बाह्य व आंतरिक कोर के बीच पाई जाने वाली घनत्व संबंधी असभ्यता को लेहमैन असभ्यता कहते हैं। लेहमैन असभ्यता, ये देखिए लेहमैन असभ्यता। कोर में सबसे ऊपरी भाग का घनत्व 10 होता है, जो अंदर जाने पर 12 से 13 तथा सबसे आंतरिक भाग में 13.6 ग्राम सेंटीमीटर हो जाता है। इस प्रकार कोर का घनत्व मेंटल के घनत्व के दुगुने से भी अधिक होता है। बाह्य कोर में जहां घनत्व सर्वाधिक है, तुलनात्मक दृष्टि से अधिक तरल होने के कारण पी तरंगों की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाती है। कितनी रह जाती है? 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड, सेकंड के हिसाब से रहती है ये है। और यद्यपि अत्यधिक तापमान के कारण कोर को पिघली अवस्था में रहना चाहिए, मतलब कोर में ज्यादा तापमान तो उसको पिघली व्यवस्था में रहना चाहिए, किंतु अत्यधिक दबाव के कारण बाहरी कोर तरल अवस्था में तब में, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। मतलब दबाव ज्यादा होता है तो बाहरी जो कोर है वो तरल, और जो आंतरिक जो कोर है, कोर की दो हिस्से है ना, वो है ठोस अवस्था में। कोर का आयतन संपूर्ण पृथ्वी का मात्र 16% है। पूरी जो पृथ्वी है उसके अंदर कोर का जो भाग है वो सिर्फ 16% है, परंतु इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 32% है। लेकिन उसके अंदर द्रव्य मतलब क्योंकि कोर जो है वो सबसे अंदर वाली परत होगी ना, तो पूरी पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 32% है। कोर के आंतरिक भागों में यद्यपि सल्फाइड व कार्बाइड की भी कुछ मात्रा रहती है, कि इसकी कोर के आंतरिक भाग में सल्फाइड और कार्बाइड की भी कुछ मात्रा रहती है, परंतु इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहे से हुआ है, इसलिए इसे निफे परत कहा जाता है। निकेल और लोहे से हुआ इसलिए निफे कहा जाता है इसे। निकेल फे यानी Fe, ये इसका सूत्र है लोहे का, रासायनिक नाम का। स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? एक बार मैं आपको थोड़ा सा मैपिंग के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ। ये जो थ्योरी मैंने आपको करा दी ना, इसको थोड़ा मैपिंग के अनुसार समझा देती हूँ, नहीं तो फिर ये एक साथ, चलो अब एक साथ ही मैपिंग कराएंगे, बच्चा ही इतना ही है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्पेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, जिनका आधार पदार्थों को रासायनिक संरचना जो निम्न है। ऊपरी परत जिसे सियाल कहते हैं, मध्यवर्ती परत जिसे सीमा कहते हैं, और केंद्रीय भाग निफे। हम पीछे पढ़कर आए हैं ना, वो शॉर्ट में है ये भी यहाँ पे। समस्त पृथ्वी तथा क्रस्ट के महत्वपूर्ण तत्व, मतलब पूरी पृथ्वी के अंदर और क्रस्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो, और पृथ्वी में और क्रस्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनमें डिफरेंस कितना है, कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, वो हम इस टेबल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन पहले पीछे वाला पढ़ के आते हैं। ये देखिए, पहले इस मैप को समझिए। निफे जो है ये वाला हिस्सा है, हाँ, घनत्व 4.75 से 12 तक है, और सीमा जो है ये वाला हिस्सा है, इसका घनत्व 2.90 से 4.75 है, और ये लास्ट वाला सियाल है, घनत्व 2.75 से लेके 2.90 तक है। ये देखिए लिखा हुआ घनत्व 2.75 से लेके 2.90 तक, 2.90 से लेकर 4.75 तक है, और फिर 4.75 से लेके 12 तक है। सबसे कम, मीडियम, सबसे ज्यादा घनत्व, घनत्व की बात हो रही है। सबसे ज्यादा घनत्व इस निफे का है, उसके बाद में सीमा का है, उसके बाद में सियाल का है। चलते हैं। हाँ, ऊपरी परत सियाल, परतदार शैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है, जिसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। इस परत की रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुई है। किससे हुई है? सिलिका और एल्यूमिनियम से हुई है इस परत की संरचना। इसी कारण इस परत को सियाल कहा जाता है। परतदार शैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है। परतदार जो शैलें हैं उसके नीचे सियाल की भी एक परत पाई जाती है, जिसे निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ। किससे हुआ? ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। मध्यवर्ती परत यानी सीमा, सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की है। सियाल जो है ये वाली ऊपर वाली परत, इसके नीचे जो परत है उसका नाम है सीमा। तो रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इसमें सिलिका और मैग्नीशियम है। सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम है रासायनिक दृष्टिकोण की प्रधानता के आधार पर। इसी कारण इस परत को सीमा कहा जाता है। सीमा इसलिए कहा जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है इसमें, इसलिए। फिर है केंद्रीय भाग निफे। सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा
अंतिम परत पाई जाती है। सीमा के नीचे जो है वो अंतिम परत है, हाँ, और तीसरी परत जिसे हम निफे कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना निकेल और लोहे से मिलकर हुई है। किससे हुई? निकेल और लोहे से मिलकर हुई, इसलिए इसका नाम निफे रखा गया है। और इस प्रकार यह परत अधिक घनत्व वाली धातुओं के अंदर जिस धातु का घनत्व अधिक है ना, उससे ये बनी हुई है, इस कारण इसका नाम अधिक घनत्व पाया जाता है। देखो अधिक घनत्व है ना, निफे का 4.75 से लेके 12 तक है इसका घनत्व। अब समस्त पृथ्वी व क्रस्ट की महत्वपूर्ण, क्रस्ट जो है ना उसका ओनली क्रस्ट का पूछा है, और समस्त पृथ्वी मतलब ओनली जो क्रस्ट है उसका और समस्त पृथ्वी का कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे, कि क्रस्ट के अंदर क्रस्ट कौन सी प्रवृत्ति, जब मैं भी आपको पीछे पढ़ा के लेकर आई ना, है तो उसका और समस्त पृथ्वी में कौन कौन से जो तत्व पाए जाते हैं उसमें कौन सा तत्व क्रस्ट में है और इसके अंदर पृथ्वी में नहीं है, और कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। तो लोहा 3.35, इसके अंदर लोहा 5.0, ऑक्सीजन 30.0 है, इसके अंदर ऑक्सीजन 46.8, सिलिकॉन 15.0 और इसके अंदर सिलिकॉन 27.7 और मैग्नीशियम 13.0, इसके अंदर मैग्नीशियम 2.0, इसमें सल्फर 2.9, इसके अंदर सल्फर है ही नहीं, सल्फर इसमें है ही नहीं, पाया नहीं जाता कस्ट में सल्फर है। और निकेल, इसके अंदर निकेल, इसमें भी निकेल नहीं पाया जाता है। हाँ, कैल्शियम, कैल्शियम भी नहीं है इसके अंदर। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसमें नहीं है। फिर उसके बाद में इसमें पाया जाता है ये है ना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 1.1 और एल्यूमिनियम 8.1 है। फिर इसके अंदर और बच गए कौन से? कैल्शियम 3.6, ये रहा कैल्शियम 1.1, इसमें कैल्शियम 3.6। फिर सोडियम, सोडियम इसके अंदर सोडियम है ही नहीं 2.8, पोटेशियम 2.4, इसमें पोटेशियम है ही नहीं 2.4। तो इस प्रकार से इनमें तत्व कौन सा पाया जाता है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो समस्त पृथ्वी में पाए जाते हैं लेकिन क्रस्ट में नहीं पाए जाते, कुछ तत्व ऐसे हैं जो क्रस्ट में पाए जाते हैं समस्त पृथ्वी में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन समस्त पृथ्वी में जब क्रस्ट भी तो समस्त पृथ्वी के अंदर आती है तो पाए जाने चाहिए, लेकिन अब ये है इसमें क्या कर सकते हैं। और इसका घनत्व कि किसमें अंदर कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो समस्त पृथ्वी क्रस्ट कौन सी है? क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की। देखो अभी दिखाती हूँ। क्रस्ट, भूमि की सबसे ऊपर वाली परत है क्रस्ट। मैप, ये देखिए इधर, पहले हम देखते हैं समय सारणी। ये लो, पृथ्वी की भूगर्भी के इतिहास एवं विस्तृत समय सारणी है। तो पृथ्वी की भूगर्भी के इतिहास महाकल्प पढ़ा था अपन ने, ये रहा महाकल्प। सीनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक, पुराजीवी, प्री कैम्ब्रियन है। उसके बाद भूपर्पटी निर्माण, आग महासागर, प्रथम जीव, प्रवाल, मिट्टियां, विशाल वेलो वाइट्स, खनन सानाद, अमून बेराल, विजयाला। उसके सीनोजोइक नूतन, मेसोजोइक, पेलियोजोइक, कैम्ब्रियस, और ये अजीब नाम लिखा हुआ है भूपर्पटी निर्माण। अब ये इसके अंदर ये बता रखा है कि वर्तमान समय नूनजीवी और मानजीवी हैं। अब इसके अंदर ये बता रखा है जैसे प्रथम जीव, मैंने जो आपको अभी थ्योरी पढ़ के समझाया था ना कि ये चीज में पाई जाती है नहीं, ये मैपिंग के थ्रू बता रखा है कि मैप आप मतलब एग्जैक्ट मैप दे रखे हैं कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है, जिनके शब्द हमने वहां पढ़े थे वो एग्जैक्ट मैप यहाँ पे दिया हुआ। जैसे पर्किनियन सामूहिक विलुप्त, परमीनियन सामूहिक विलुप्त, कौन सा विलुप्त हुआ कौन से में टाइम में जाके, जैसे जैसे बताती हूँ। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन भूपर्पटी निर्माण, आग महासागर, प्रथम जीवी है। और उसके बाद प्री कैम्ब्रियन के अंदर सीनोजोइक काल के अंदर ये पाए जाते हैं। फिर प्री कैम्ब्रियन के अंदर मेसोजोइक काल के अंदर ये चीजें पाई जाती, फिर प्री कैम्ब्रियन में पेलोजोइक के अंदर ये पाई जाती हैं, फिर प्री कैम्ब्रियन में ये चीजें पाई जाती, फिर पेलियोजोइक ये चीजें, प्रवाल भित्तियां, विशाल
प्रीमिनियन सामूहिक प्रवाल भित्तियां, फिर प्रीमिनियन सामूहिक प्रवाल भित्तियां पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई। और ये पहले ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। और फिर मेसोजोइक मध्यकाल में ये ऐसे थे, फिर ऐसे बने, फिर ऐसे बने, ऐसे बने हैं। पृथ्वी ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे। हम भी तो जैसे मानव भी तो पहले बंदर का रूप था, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ऐसे शेप में आ गया, और अभी भी तो चेंज हो रहा है, बस सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। हाँ, और ये क्रिटेशियस सामूहिक विलुप्ति ऐसे, ये स्तनधारी सिनोजोइक के अंदर, स्तनधारी, ये देखो मानव का दे रखा है, आधुनिक मानव, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी, भूवैज्ञानिक समय का इतिहास और प्रमुख घटनाएं हैं इसके अंदर। पेलियोजोइक दृश्यजीवी कल्प, इयोन महाकल्प दृश्यजीवी ओजोन फेनोरोजाइक पूराजीवी, कैम्ब्रियन ओडोवियन ओडोविसियन विसिल्यूरियन एंड डोवनियन एंड कार्बोनिफेरस और परमिनियन। विशाल कीट यानी ओडोविसियन के अंदर क्या क्या हुआ, और सिल्यूरियन ओडोवियन के अंदर क्या क्या हुआ देख लो। पहले रीड वाले जीवी स्थलीय जीवी, मछलियां युग, विशाल कीट और परमिनियन सामूहिक विलुप्ति। फिर प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प, पृथ्वी की संरचना, पिघलती हुई पृथ्वी, वायुमंडल और महासागर का निर्माण, और अवकोशिका जीवी। महाकल्प, कल्प और इतो क्या कहते हैं वो, ईलोक। नूतन जीवी सिनोजोइक, स्तनधारी युग, नियोजीन, पेलियोजीन, प्लिस्टोसीन, प्लियोजीन, हिमयुग, मानव का विकास हुआ, होलोसीन, हिस्टोसीन, क्वाटरनरी, मध्यजीवी, मेसोजोइक, सरीसृप, जुरासिक, स्तनपारी, स्तनधारियों का विवेदीकरण, ट्रायसिक, जुरासिक, पहले फल के पौधे, क्रिटेशियस समूह। ये जो मैप में आपको दिखा रही है, या तो पेन की फोटो ले लीजिए, फोटो नहीं लेते हो तो फिर ये अपलोड है चैनल पे ऑलरेडी, अपलोड तो मैं करूंगी इसको, कभी भी देख सकते हो आप। पृथ्वी की भूगर्भिक, ये देखिए, ऊपरी प्रवाल भूप्रपट्टी क्रस्ट, निचली प्रवाल बाह्यकोड, आंतरिक कोड बाह्यकोड प्रवार, भूप्रपट्टी और ऊपरी प्रवार का विवरण। ये जो मैंने अभी आपको थ्योरी पढ़ाई है ना, ये उसकी मैपिंग दिखा रही हूँ ताकि माइंड में वापस रिकॉल हो जाएगी, हाँ ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, कहाँ नहीं पढ़ी थी। स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी ग्रहणातिथि और रक्त, और महासागरीय भू और भूप्रपट्टी ब्लास्टिक रक्त। ये देखिए भूगर्भिक संरचना, महासागरीय भूप्रपट्टी ये है, दुर्बलता मंडल ये है, निचला प्रवार बाह्यकोड, आंतरिक क्रोड। ये मैं अभी आपको पढ़ा रही थी ना, क्रोड इंदर आउटर सारी लेयर पढ़ा कर आई हूँ। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी, मोहरोविक असंबद्धता पढ़ाई थी ना। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी, महासागरीय भूप्रपट्टी, गुटेनबर्ग असंबद्धता भूप्रपट्टी, मतलब ये पूरी पृथ्वी है। और ये इसका एक टुकड़ा बाहर निकाल लिया गया है, और उसके थ्रू आपको समझा रही हूँ। आंतरिक कोड, बाह्य कोड, आंतरिक कोड ये है, बाह्य कोड ये है, और निचला प्रवार ये है, दुर्बलता मंडल। समय सारणी, वो जो पीछे भी मैंने समय सारणी बताया, प्री कैम्ब्रियन, फेनरोजोइक महाकल्प, पेलियोजोइक कल्प, ये दोबारा यहाँ दे रखा है, मेसोजोइक कल्प, सिनोजोइक, मानव विकास, डायनासोर, प्रथम स्तनधारी मानव विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति की पहल, डायनासोर युग 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 युग। इस मैप के थ्रू ठीक से समझ में आ रहा है ना, कौन सी चीज कहाँ पे क्या है क्या नहीं थी। बकायदा नाम लिखे हुए आराम से, ज्यादा सरदर्दी करने की जरूरत ही नहीं है, नाम लिखे हुए आराम से, जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके सबके आराम से नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। पृथ्वी भूगर्भीय संरचना और समय सारण, ये मैं इतने इसलिए निकाल के लेके आई हूँ कि ठीक से समझ में आ जाए आपके। भूगर्भिक संरचनाएं देखिए, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंट, महासागरीय, मोहरोजोविक, गुटेनबर्ग, मोहरोजोविक, और भूगर्भिक संरचना, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड, ऊपरी और निचला प्रवार, दुर्बलता मंडल।
स्थलमंडल, भूप्रपट्टी, भूवैज्ञानिक समय सारणी है, उसके साथ समय सारणी भी दे रखी है। महाकल्प, युगल कल्प, युग, नूतन महाकल्प, नूतन जीवी स्मरल युग, मानव धनिकरी, मध्यजीवी महाकल्प, डायनासोर, डायनासोर सतनधारी और सतनधारी, पुराजीवी महाकल्प में मुराजीवी, कैम्ब्रियन पूर्व, मानव का विकास, डायनासोर, प्रथम स्तनधारी, प्रथम पौधे और जंतु, पृथ्वी का ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो पहला टॉपिक था विश्व के भूगोल का वो कंप्लीट हो चुका है। और आपको अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कितनी भी बार पूछ सकते हो, जब तक नहीं समझ में आएगा मैं समझा दूंगी। और वैसे मैंने आपको पूरा बोलना कंटेंट इतना दे दिया है कि आप आराम से कंटेंट में भी समझ सकते हो, मैपिंग के थ्रू भी समझ सकते हो, और इस लेक्चर को बार बार सुन के भी अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो उससे भी समझ सकते हो। और फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें कमेंट में रिप्लाई दूंगी या फिर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी है। और अगर कोई और तरीका है आपके पास समझाने का कि मैडम इस तरीके से समझिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस तरीके से भी आपको समझा दूंगी। तो आज का ये लेक्चर यहीं खत्म होता है, कल फिर दोबारा आऊंगी दूसरा टॉपिक लेके। है आज ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है, पहला टॉपिक खत्म हो गया है हमारा। हाँ, कल मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊंगी इसी चैनल के ऊपर। ओके, थैंक यू।